Hello student, this is Aslam and today we discuss part 4. किसका है part 4? Excretory system का. So let me start. Mechanism of excretion. It means उत्सर्जन की क्रियाविधि. मतलब उत्सर्जन की जो प्रोसेस है वो क्या है? And formation of urine. मतलब मूत्र का निर्माण या यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. यूरिया जो उत्सर्जन का लास्ट प्रोडक्ट है, यूरिया वो कहाँ बनता है या कैसे बनता है? यूरिया किससे बनता है? अमोनिया से. तो सबसे पहले क्या होता है, अमोनिया को लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? यूरिया में. अमोनिया को यकृत के द्वारा किसमें बदला गया? यूरिया में. इस यूरिया को किडनी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? शरीर से बाहर, मतलब उत्सर्जित. तो सिंपल लाइन में समझ गए, अमोनिया को यकृत किसमें बदलेगा? यूरिया में, और यूरिया को किडनी एक्सक्रीट कर देती है. ठीक है, अब जो उत्सर्जन की क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होती है. अब ये 3 स्टेप कौन कौन सी है? ये स्टेप है परानिस्यंदन, इट मीन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकेंड स्टेप है वर्णात्मक पुनरावशोषण यानी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्बेशन. थर्ड स्टेप है सिक्रीशन. 3 स्टेप कौन कौन सी है बोलो? परानिस्यंदन, वर्णात्मक पुनरावशोषण और स्त्रवण. ठीक है, याद हो गया सबको? और सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो अपना बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल कैसी संरचना थी? आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा है. एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होती है. कैसी होती है? प्यालेनुमा स्ट्रक्चर. ठीक है, ऐसी संरचना होती है जिसमें क्या होती है? डबल लेयर होगी. तो ये बोमेन कैप्सूल है, ये क्या होता है? छलनी की तरह व्यवहार करता है. कैसे व्यवहार करता है? छलनी की तरह व्यवहार करता है. अब बोमेन कैप्सूल में क्या होता है? बोमेन कैप्सूल में अभिवाही धमनिका द्वारा, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसके द्वारा क्या होगा? ब्लड लाया जाएगा और एफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाएगा. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो तो ब्लड को वापस ले जाएगी, और जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो यूरिया युक्त ब्लड कहां से लाती है? लीवर से. ठीक है, लीवर से आया, यहाँ यूरिया युक्त रक्त आया, यहाँ से रक्त बाहर चला गया, और जो ये बोमेन कैप्सूल किसकी तरह काम करेगा? एक छलनी की तरह. अब क्या होता है, जो एक ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस ये वाली संरचना, इसमें क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर के असंख्य छिद्र पाए जाते हैं. मतलब बहुत सारी संख्या में क्या पाए जाएंगे? 0.1 माइक्रोमीटर के छिद्र. अब माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶. ठीक है, इतनी छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस की झिल्ली होती है उसकी पारगम्यता कितनी बढ़ जाती है? रक्त केशिका की तुलना में, ब्लड कैपिलरी की तुलना में इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है. कितनी? 100 से 1000 गुना बढ़ जाती है. ठीक है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसकी झिल्ली में क्या होगा? 0.1 माइक्रोमीटर के व्यास के छिद्र होते हैं. कितने होते हैं? 100 से कितने होंगे? असंख्य. और ये क्या करते हैं? इसकी पारगम्यता को 100 से 1000 गुना बढ़ा देते हैं. ठीक है, जिससे क्या होगा? प्लाज्मा में घुलनशील पदार्थ, प्लाज्मा में घुलनशील पदार्थ क्या होंगे? ग्लोमेरुलस से
छन जाते हैं। तो इस ग्लोमेरुलस से क्या होगा, प्लाज्मा में घुलित पदार्थ छन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लोमेरुलस के द्वारा क्या नहीं छन सकता, रक्त कणिकाएं, रक्त का जो प्रोटीन होता है वो इससे छन नहीं सकता, और कोलाइडी पदार्थ क्या क्या नहीं छन सकते, एक तो रक्त कणिकाएं, इट मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसके अलावा जो रक्त का प्रोटीन होता है, क्या होता है रक्त का प्रोटीन, और कोलाइडल पदार्थ, ये तीनों पदार्थ ग्लोमेरुलस की जो झिल्ली है उससे छन नहीं पाते, ठीक है। अब क्या होता है, एक और प्रोसेस है, जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, इसमें क्या होगा, एफरेंट आर्टियोल, जो अभिवाही धमनिका है वो क्या कर रही है, यूरिया युक्त ब्लड ला रही है। इसका व्यास क्या होता है, डायामीटर, इसका डायामीटर ज्यादा होता है, एफरेंट आर्टियोल का डायामीटर ज्यादा होता है, तो ब्लड बहुत ज्यादा आएगा। और इफरेंट आर्टियोल, अपवाही धमनिका है ये वाली, इसका डायामीटर मतलब व्यास क्या है, कम, तो इससे क्या हो जाएगा, रक्त क्या हो जाएगा, इसमें कम जाएगा, ठीक है, रक्त कम जाएगा। अब देखो जो एफरेंट आर्टियोल है उसमें ब्लड क्या है, ज्यादा आ रहा है, इफरेंट आर्टियोल में क्या होता है, ब्लड क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है। तो नीचे की साइड एक प्रेशर लगता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को, अभिवाही धमनिका का आकार क्या है, व्यास क्या है, बड़ा, अपवाही धमनिका का छोटा, इसलिए ग्लोमेरुलर में, जो ग्लोमेरुलर है उसमें क्या होगा, एक दाब लगता है, कहाँ, नीचे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, इस दाब को बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर जल स्थितिक दाब। अब ये ग्लोमेरुलर जल स्थितिक जो प्रेशर है इसका मान कितना होगा, बताओ कितना मान होगा, इसका मान होता है 17 मतलब 70 mmHg, कितना होगा, 70 mmHg, ठीक है। आ गया समझ में, कितना होता है GHP, ये है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, 70 mmHg, ठीक है। अभी 70 mmHg हो गया। उसके बाद क्या होता है, जो रक्त के कोलाइडल पदार्थ हैं, रक्त के कोलाइडल पदार्थ, जैसे इसमें जो कोलाइडल पदार्थ यहाँ पे होंगे वो ये GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के विपरीत दिशा में एक दाब लगाते हैं, उसका मान कितना होता है, 30 mmHg, कितना होगा, 30 mmHg। ये 70 mmHg तो क्या होगा, नीचे की तरफ लग रहा है ना, और ये 30 mmHg इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। एक और दाब जो बोमन कैप्सूल है, बोमन संपुट है, इसकी जो गुहा में द्रव भरा होता है, निश्चंद भरा होता है, उनके कारण भी लगता है। तो बोमन कैप्सूल के द्वारा, जो इसकी गुहा में निश्चंद है उसके द्वारा ऊपर की तरफ, मतलब GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के विपरीत दिशा में एक और दाब लगता है। तो इसका नाम क्या हो गया, आप किसके द्वारा लग रहा है, बोमन कैप्सूल के द्वारा। तो इजीली नाम क्या हो जाएगा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सिंपल, क्या होगा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इस बोमन कैप्सूल के द्वारा जो दाब लग रहा है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मान कितना है, 20 mmHg, ये भी क्या होगा, GHP के विपरीत दिशा में लगेगा। आया समझ में, चलो GHP नीचे की तरफ कितना है, ये 70 mmHg। BCOP मतलब ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कितना है, 30 mmHg। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये कितना है, 20 mmHg।
तो अब बताओ 70 नीचे की तरफ लग रहा है, 20 ऊपर प्लस 30 ऊपर, तो कितना बचेगा? 70 में से 20 प्लस 30 गए तो कितना बचेगा? कितना बचा? 20 mmHg। यह 20 mmHg ही क्या होता है? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रभावी निस्यंदन दाब। क्या होगा? प्रभावी निस्यंदन दाब। अगर आपसे पूछे प्रभावी निस्यंदन दाब का सूत्र बताओ तो बता सकते हो? बता सकते हो या नहीं बता सकते? इसका सूत्र है प्रभावी निस्यंदन दाब, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू GHP, मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, माइनस BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इससे कितना आ गया? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 20 mmHg। कितना आया? 20 mmHg। ठीक है, अब इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। ये अपनी अभिवाही धमनिका, ये अपवाही धमनिका, इसका व्यास ज्यादा, इसका व्यास कम। ये है ग्लोमेरुलस। क्या है ये? ग्लोमेरुलस। और ये है बोमन कैप्सूल। यहाँ रक्त ज्यादा आया, यहाँ से कम निकला, तो नीचे दाब लगेगा, वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, ये कितना है? 70। अब जो इसमें जो ब्लड है BCOP, ब्लड में जो कोलाइडी पदार्थ ऊपर की तरफ दाब लगाएंगे उसका मान कितना है? ये तो नीचे तो लग रहा है 70, ऊपर की साइड कितना लगेगा? 30 तो हो गया BCOP। फिर जो ये बोमन कैप्सूल है इसकी गुहा में जो क्या है निस्यंद है वो भी ऊपर दाब लगाएगा, वो कितना हो जाएगा? 20। तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना बचेगा? 20 mmHg। आगे समझ में? बोलो आया या नहीं आया? ठीक है, तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हुआ? 20 mmHg। ठीक है, 70 mmHg ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नीचे लग रहा है, 30 mmHg BCOP ऊपर लग रहा है, 20 mmHg CHP ऊपर लग रहा है। तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आया? 20 mmHg। आ गया समझ में? अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर निस्यंद, वो क्या होता है? बोमन कैप्सूल की गुहा में चला जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का बोमन कैप्सूल की गुहा में चले जाना, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? अरे भाई हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। अब बताओ परानिस्यंदन क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का बोमन कैप्सूल की गुहा में चले जाना ही क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबको आगे समझ में? अब सेकंड वाला सेलेक्टिव रीएब्जॉर्बेशन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्बेशन क्या होता है? सेलेक्टिव, आपने कभी घर में कबाड़ा बेचा है तो आप कबाड़े में से क्या होता है? अच्छी अच्छी चीजें सेलेक्ट कर लेते हो। अच्छी तो आपने सेलेक्ट कर ली, जो खराब चीजें हैं वो आपने किस में डाल दी? कबाड़े में। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्बेशन में? इसमें जो वृक्क की नलिकाएं हैं, किडनी की जो क्या होती है ट्यूब्यूल्स, वो क्या करेगी? उनके पास जाएगी तो सब चीजें अच्छी भी जाएगी और बुरी भी। जो काम की है वो भी पदार्थ जाएंगे और जो काम के नहीं है वो भी। अब ये तय करेगी कि किसको तो उत्सर्जित करना है और किसको क्या करना है? वापस पुनरावशोषित। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्बेशन। आप इस स्टाइल में समझ जाना, क्या समझोगे? अगर तुम कबाड़ा बेचोगे तो कौन सी चीज काम की है उसको रखोगे और कौन सी जो बिना काम की उसको फेंक दोगे। वैसे इसमें क्या है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्बेशन।
अब ये क्या होता है, वृक्क नलिकाओं द्वारा, जो किडनी की ट्यूब्यूल्स है, वृक्क नलिकाएं हैं, कौन कौन सी होती है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनके द्वारा जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, मतलब क्या होगा, लाभदायक पदार्थ है, उनको पुनः रक्त में पहुंचाना, यही क्या कहलाता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब देखो कौन कौन से पदार्थ है जिनका पुनः अवशोषण होगा। पुनः अवशोषण किन किन पदार्थों का होगा, तो ये हैं ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड, ETC, मतलब थोड़े और भी हैं। तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, इनका क्या हो जाता है, पुनः वृक्क नलिकाओं द्वारा रक्त में क्या हो जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। अब है जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में होगा, लूप ऑफ हेनल और डीसीटी में। अब जो पीसीटी है उसमें पहला वाला, इसमें छोटा टॉपिक क्या है, पीसीटी द्वारा रीएब्जॉर्प्शन, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल द्वारा रीएब्जॉर्प्शन। अब जो अपनी समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, इसमें अत्यधिक पुनरावशोषण होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो वृक्क की किस नलिका में सबसे अधिक पुनरावशोषण होगा, तो सबसे अधिक किसमें होगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। कितना होता है, 60 से 80% पदार्थों का, मतलब अधिकतम पुनरावशोषण किसमें होगा, पीसीटी में। अब क्यों होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है। कोई बच्चा टॉपर क्यों आता है, आप पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो टॉपर आ जाओगे, या आप क्या होगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करोगे तो आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाओगे। यानी आपने क्या है, कुछ क्वालिटी है इसलिए तो आप ऊपर तक पहुंचे। वैसे ही ये पीसीटी है, ये इतना ज्यादा पुनरावशोषण क्यों कर रही है, इसमें ऐसा क्या गुण है कि इतना ज्यादा पुनरावशोषण कर रही है। यानी ये 70 से 80% पदार्थों का क्या कर रही है, रीएब्जॉर्प्शन। क्यों कर रही है, क्योंकि इसमें कौन सी उपकला थी, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल उपकला। कौन सी उपकला है, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल उपकला। अब जो ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल उपकला है उसमें क्या पाए जाते हैं, सुषमांकुर। अब ये सुषमांकुर क्या करते हैं, ये करते हैं अवशोषण का जो एरिया रहता है, सरफेस, उसको क्या करते हैं, अवशोषण के सरफेस को अधिक कर देंगे, जिससे रीएब्जॉर्प्शन मतलब पुनरावशोषण कितना बढ़ जाता है, 20 गुना बढ़ जाता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पुनरावशोषण किसमें होगा, पीसीटी में। अब ये पीसीटी क्या करती है, ये ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड, इनऑर्गेनिक साल्ट, अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम, कैल्शियम, सल्फेट इत्यादि का क्या करेगी, सक्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन मतलब सक्रिय अभिगमन मतलब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा पुनः क्या कर लेती है, पुनः अवशोषण कर लेती है। अब ये सक्रिय अभिगमन क्या होता है, सक्रिय अभिगमन वो होता है जिसमें एटीपी की जरूरत हो। यानी आप ये क्या करेगी, एटीपी यूज करेगी, ऊर्जा का उपयोग करेगी और इनका क्या कर लेगी, अवशोषण। भाई एटीपी यूज हो तो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ गए। तो सक्रिय अभिगमन में किसकी जरूरत होगी, एटीपी की। सक्रिय अभिगमन किसका होगा, ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल और अकार्बनिक लवण का। ठीक है। अब जो जल होता है, जल का तो क्या हो जाएगा, परासरण। परासरण में एटीपी की जरूरत नहीं होती, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। समझ गए। तो जल का तो परासरण, ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो एसिड और अकार्बनिक लवण का क्या होगा, सक्रिय अभिगमन।
ठीक है, आया इतना समझ में। अब जो पीसीटी होती है, पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी क्या करती है, पदार्थों के देहली मान, क्या होता है, देहली मान के आधार पर उनका पुनरावशोषण करती है। किसके आधार पर, देहली मान के आधार पर पुनरावशोषण करती है, ठीक है। अब ये देहली मान क्या होता है, देहली मान होता है कि किसी पदार्थ का रक्त नलिकाओं या वृक्त नलिकाओं के द्वारा कितना तो उत्सर्जन हो जाए और कितना वापस पुनरावशोषण हो जाए। जिस पदार्थ का उच्च देहली मान होगा, क्या होगा, हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस, यानी उच्च देहली मान वाले पदार्थ क्या होगा, वृक्त नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जित नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे पुनरावशोषित हो जाते हैं। इसके उदाहरण है ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। क्या है, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। उसके बाद आते हैं निम्न देहली पदार्थ। क्या होते हैं, निम्न देहली पदार्थ, ठीक है। निम्न देहली पदार्थ क्या होते हैं कि इनका थोड़ा भाग तो वृक्त नलिकाएं उत्सर्जित कर देगी और थोड़ा भाग वापस पुनरावशोषित, मतलब 50-50, ठीक है। अभी तो आईपीएल चल रहा है, 50-50 नहीं होगा। तो है निम्न देहली पदार्थ, यानी वाटर और खनिज लवण। तो उच्च देहली पदार्थ क्या हुए, उच्च देहली पदार्थ तो ग्लूकोज अमीनो अम्ल, इनका वृक्त नलिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषण हो जाएगा, मतलब 100% पुनः अवशोषण हो जाएगा। निम्न देहली पदार्थ क्या है, जल और खनिज लवण। इनका क्या होगा, थोड़ा तो उत्सर्जन और थोड़ा पुनरावशोषण। इसके बाद आते हैं ऐसे पदार्थ जिनका वृक्त नलिकाओं के द्वारा कंप्लीट उत्सर्जन हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ही फेंक देगी या उत्सर्जित कर देगी। वो क्या है, अदेहली पदार्थ, ठीक है। अदेहली पदार्थ के उदाहरण है यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। क्या है, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इस जो अपन ने इतना पढ़ा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या है, मैकेनिज्म में से जो बनेंगे वो बताते जा रहे हैं। आपके नीट के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करेगा, कौन करेगा, यकृत। यूरिया को शरीर से बाहर कौन निकालेगा, किडनी, ठीक है। उत्सर्जन की प्रक्रिया में कौन कौन से पद होते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या ये पूछेगा कि कौन सा पद नहीं है तो 3 पद तो ही दे देगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, और एक तीसरी अलग दे देगा, तो वो वाली नहीं होती। कितनी स्टेप होती है, 3, परानिस्यंदन, वर्णात्मक पुनरावशोषण और स्त्रवण, ठीक है। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में समझ लीजिए क्या होता है। इसमें इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, प्रभावी निस्यंदन दाब कितना होगा, 20 mmHg। क्या होगा, 20 mmHg लिख लोगे। फिर उसके बाद है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उसका बोमन कैप्सूल की गुहा में जाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड वाला जो स्टेप है चयनात्मक पुनरावशोषण। चयनात्मक पुनरावशोषण में क्या होता है, पता है ये कहाँ कहाँ, अब सबसे अधिक चयनात्मक पुनरावशोषण कहाँ होगा, पीसीटी में। कितना होता है, 60 से 80%। और सक्रिय अभिगमन द्वारा कौन जाएगा, ग्लूकोज, विटामिन और अमीनो एसिड। हेलो, रीअब्जॉर्प्शन में अपन कहां तक पहुंच गए थे,
पीसीटी पढ़ लिया था, अब क्या बचा है, लूप ऑफ हेनल में रीअब्जॉर्बेशन। अब लूप ऑफ हेनल के भी अपन ने कितने पार्ट पढ़ रखे हैं, ये है लूप ऑफ हेनल में रीअब्जॉर्बेशन। इसके अपन ने कितने भाग देखे थे, एक तो अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा। अब पहले पढ़ते हैं लूप ऑफ हेनल की अवरोही भुजा में क्या है, रीअब्जॉर्बेशन। किसमें, लूप ऑफ हेनल की अवरोही भुजा में रीअब्जॉर्बेशन। तो ये है जो अवरोही भुजा होती है वो क्या होती है, वाटर के लिए पारगम्य, तो जल के लिए पारगम्य है, और किसके लिए अपारगम्य होगी, सोडियम आयन पोटेशियम क्लोराइड के लिए क्या होती है, अपारगम्य, नॉट परमेबल। इससे क्या हो जाता है, जो निस्यंद है वो क्या हो जाता है, अवरोही भुजा में क्या होता जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा तो अल्प पराशरी से किसमें पहुंच जाएगा, सम पराशरी, और जब बिल्कुल नीचे जाएगा तब किसमें पहुंच जाएगा, निस्यंद अति पराशरी। जैसे यहाँ पर कितना है, ये है नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्बेशन के बारे में डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ 300 मिलियोस्मोस था निस्यंद का, ठीक है, सांद्रता यहाँ कितनी हुई 600, यहाँ 900 मिलियोस्मोस, और यहाँ कितनी हुई 1200 मिलियोस्मोस। तो निस्यंद क्या हो गया, अति पराशरी, क्या हो गया, अति पराशरी, ठीक है। तो ये जो अपनी अवरोही भुजा है नेफ्रॉन की, इसमें क्या हो जाएगा, निस्यंद अति पराशरी, ठीक है, आया समझ में। अब सेकंड है आरोही भुजा में रीअब्जॉर्बेशन। आरोही भुजा में रीअब्जॉर्बेशन क्या होगा, तो जैसे अवरोही भुजा से निस्यंद निकला वो कहाँ जाएगा, आरोही भुजा के कौन से भाग में, पतले भाग में, ठीक, दो भाग थे, एक तो पतला और एक मोटा भाग। अब पतला भाग क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड के लिए तो क्या होता है, ये पारगम्य, पारगम्य होगा। और वाटर के लिए क्या हो जाएगा, ये अपारगम्य, जिससे निस्यंद वापस कहता होता जाएगा, निस्यंद होगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो यहां तक आएगा जैसे निस्यंद, तो ये क्या हो जाएगा, सम पराशरी, क्या हो जाएगा यहाँ तक, तो सम पराशरी। इसके बाद आरोही भुजा के मोटे भाग में, जो आरोही भुजा थी ये वाली, इसके मोटे भाग में जाएंगे तो ये क्या होती है, जल और यूरिया के लिए तो क्या होती है, अपारगम्य, लेकिन इसके लिए पारगम्य है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन। इनका क्या करती है, सक्रिय विधि द्वारा ट्रांसपोर्ट, यानी यहां से क्या हो जाएगा, सक्रिय विधि द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट कर देती है, जिससे निस्यंद क्या हो जाएगा, वापस अल्प पराशरी। आया समझ में। तो यहाँ पर था 300 मिलियोस्मोस, यहाँ 600 मिलियोस्मोस, यहाँ 900 मिलियोस्मोस, और यहाँ पर कितना हो गया, 1200 मिलियोस्मोस, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद कौन आ जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, क्या आ जाती है, DCT, क्या आती है, DCT। अब DCT में रीअब्जॉर्बेशन, DCT में रीअब्जॉर्बेशन होगा तो इसमें क्या होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का क्या हो जाता है, पुनरावशोषण। किस किस का होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का, ठीक है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का क्या हो गया, रीअब्जॉर्बेशन। और जल जो वाटर था इसका क्या हो जाएगा, 19% भाग, 19% भाग का क्या हो जाता है, अवशोषण, ठीक है। तो DCT में सोडियम और क्लोराइड का तो रीअब्जॉर्बेशन होगा, और जल के 19% भाग का क्या होगा, अवशोषण। आया समझ में। तो यहाँ निस्यंद कैसा हो जाएगा, समपराशरी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा, कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्बेशन। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ थी, तो ये वाली संरचना क्या थी, ये पूरी संरचना क्या है, ये वाली, ये है कलेक्टिंग डक्ट। अभी कलेक्टिंग डक्ट में क्या देखा अपन, रीअब्जॉर्बेशन। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यह जल का पुनरावशोषण करती है, जल का पुनरावशोषण कर लेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, निस्यंद, निस्यंद क्या हो जाएगा, अति पराशरी, क्या हो जाएगा, अति पराशरी। फिर इसके जो अग्रभाग है ये क्या हो जाएगा, जल के लिए पारगम्य होता है, ठीक है। इसका आगे का भाग जल के लिए पारगम्य होगा तो निस्यंद अति पराशरी हो रहा है। और इसका जो पश्च भाग है
वो किसके लिए पारगम्य है? यूरिया के लिए। ठीक है, अब ये पश्च भाग यूरिया को कहाँ छोड़ देगा? मध्यांश में। मध्यांश में जैसे जैसे यूरिया बढ़ेगा तो मध्यांश की परासांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये कोर्टेक्स भाग और ये मेडुला भाग। अब ये तो कलेक्टिंग डक्ट का अग्रभाग है, जल के लिए पारगम्य, ठीक, और पश्च भाग किसके लिए पारगम्य है? यूरिया के लिए। तो इससे जो मध्यांश है इसकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आया समझ में? तो मध्यांश की सांद्रता बढ़ा देता है। फिर उसके बाद है सिक्रीशन। कौन सी स्टेप आती है? थर्ड। पहली स्टेप क्या थी? बताओ क्या थी पहली स्टेप? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप क्या थी? सेकंड स्टेप थी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब थर्ड स्टेप क्या आती है? सिक्रीशन। क्या होती है? स्त्रवण। स्त्रवण क्या होता है भाई? अपन ने इतना छान लिया इनको, इतना अपन ने सेलेक्ट कर लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद भी कुछ हानिकारक पदार्थ रहते हैं। हानिकारक पदार्थ जो अपने शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। अब हानिकारक है तो अपन क्या करेंगे? उनको उत्सर्जित ही करेंगे भाई, क्या करेंगे? हाँ, तो जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, अब ये हानिकारक पदार्थ कौन कौन से हैं? ये हैं पिगमेंट मतलब रंगा पदार्थ, वर्णक पदार्थ, ड्रग, ड्रग मतलब औषधियां है, यूरिक एसिड है और हिप्यूरिक एसिड है ना। ये उत्सर्जित नहीं हो पाते तो अब इनको कौन उत्सर्जित करेगा? अब इसके लिए भी ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बना रखी है अपने शरीर में, ऐसे ही नहीं भेज दिया ऊपर से नीचे। तो क्या है? यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड को लूपोफेनल यानी लूपोफेनल पीसीटी और डीसीटी के द्वारा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कहाँ भेजा जा रहा है? रीनल ट्यूब्यूल यानी वृक्क नलिका की गुहा में छोड़ दिया जाता है। कैसे उत्सर्जित हो रहे हैं हानिकारक पदार्थ? इन हानिकारक पदार्थों को कौन कौन है? पिगमेंट, ड्रग, यूरिक एसिड और हिप्यूरिक एसिड। इनको जो लूपोफेनल है, पीसीटी है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसके द्वारा सक्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन पता ही है क्या यूज होता है इसमें? बोलो क्या यूज होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, द्वारा कहाँ भेजा जाएगा? रीनल ट्यूब्यूल की गुहा में छोड़ दिया जाएगा। अब वृक्क नलिका की गुहा में जो चल गया एक बार तो क्या हो जाता है? सीधा उत्सर्जित, तो इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्रीशन की प्रोसेस हो गई। अब अपन ने अभी तक ये देखा कि अपने शरीर में उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। लेकिन किडनी के अलावा भी हमारे शरीर में कुछ संरचनाएं हैं जो उत्सर्जन में मदद करती है। मतलब ये क्या करती है? कुछ पदार्थों का उत्सर्जन, इसलिए कुछ अंग है जो उत्सर्जन में मदद करते हैं। ठीक, अब कौन कौन से हैं? स्किन, अपने शरीर की त्वचा। जो ये स्किन है अभी किसका उत्सर्जन करती है? अभी देखो, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अभी आप फैन बंद कर दो तो क्या होने लग जाएगा? पसीना आ रहा है आपके, ठीक, पसीने में क्या होगा? किस ग्रंथि के द्वारा आता है? स्वेट ग्लैंड के द्वारा। अब इस पसीने में क्या होगा? कुछ लवण, ठीक है, और नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होता है? इस शरीर से उत्सर्जित। तो अब उत्सर्जन तो हो रहा है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जन। कौन है? त्वचा, स्किन, ठीक है। फिर उसके बाद है फेफड़े। फेफड़े, अब भाई फेफड़ों से क्या उत्सर्जित कर दिया आपने? अब बताओ फेफड़ों से क्या उत्सर्जित करते हो आप? कौन सी गैस लेते हो, कौन सी गैस निकालते हो? अरे भाई O2 गैस लेते हो ना, O2 गैस शरीर के अंदर लेते हो, ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2। तो प्रतिदिन क्या होगा? प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में क्या होगा? CO2 बाहर निष्कासित हो रही है ना। तो लंग्स के द्वारा क्या होगा? पर डे CO2 का उत्सर्जन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता है? लीवर, यकृत। यकृत क्या है? यकृत कौन सी ग्रंथि है? यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो ये यकृत होता है, वो क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि।
लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब भाई यकृत के द्वारा किसका उत्सर्जन हो रहा है? यकृत के द्वारा हो रहा है पित्त लवण और पित्त वर्णक का, ठीक है। उसके अलावा यह अमोनिया को किसमें बदल रहा है? यूरिया में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? यूरिया में, ठीक है। तो कौन कौन से अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? एक तो स्किन है, उसके अलावा कौन था? स्किन के अलावा बताओ, फेफड़े, फेफड़ों के अलावा कौन है? लीवर, ठीक है। तो तीनों याद हो गए। अब अपन ने कंप्लीट उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया। उसका एक डायग्राम है ये वाला, ये उत्सर्जन की क्या दर्शा रहा है? नेफ्रॉन की जो इंपॉर्टेंट भाग है उनमें उत्सर्जन हो रहा है, इसको दर्शा रहा है। तो देखो क्या होता है, ये है ग्लोमेरुलस, ये बोमेन कैप्सूल, ये है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये लोकोफेनल की कौन सी भुजा है? अवरोही भुजा, ठीक है। ये वाली कौन सी है? आरोही भुजा का कौन सा भाग है? पतला भाग। और ये आरोही भुजा का कौन सा भाग है? मोटा भाग, ठीक है। ये समझ में आया? ये क्या है? डीसीटी, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर जो पीसीटी, लोकोफेनल, डीसीटी, ये पहले बताया है तुम्हें कहाँ पर उपस्थित होते हैं? ये होते हैं कॉर्टेक्स भाग में, ठीक है। उसके अलावा लोकोफेनल कौन से भाग में होगा? मेडुला भाग में। अब देखो किसका तो पुनरावशोषण हो रहा है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, बाइकार्बोनेट, NaCl, H2 और K+ का क्या हुआ? रीअब्जॉर्बेशन। क्या उत्सर्जित हो रहा है? H+ आयन और अमोनियम आयन क्या हो रहा है? किडनी में जा रहे हैं, ठीक है। किडनी की जो पीसीटी है उसमें जा रहे हैं। लोकोफेनल, लोकोफेनल नीचे जाएंगे तो निश्चय कैसा हो जाएगा? 300, 600 मिलीओस्मोस, 900 मिलीओस्मोस और 1200 मिलीओस्मोस। तो क्या हो गया है? निश्चय सांद्र। फिर आरोही भुजा के पतले भाग में जाएंगे तो ये किसको ले रही है? यूरिया को ले रही है, इसमें निश्चय में। सोडियम क्लोराइड के लिए पारगम में है, ठीक है। NaCl आरोही भुजा के मोटे भाग से भी बाहर निकल रहा है। फिर जैसे जैसे ऊपर गए तो निश्चय कैसा होता गया? 1200, 900, 600, वापस यहाँ पे कैसा हो गया? 300 मिलीओस्मोस, ठीक है। फिर जो डीसीटी थी किसके लिए, किसका रीअब्जॉर्बेशन कर रही थी? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का, ठीक है, और बाइकार्बोनेट का। उसके अलावा जल की थोड़ी सी मात्रा का भी क्या कर रही थी? रीअब्जॉर्बेशन। तो किसका कर रही है? जल का, ठीक है। और क्या उत्सर्जित कर रही थी? K+ आयन, पोटेशियम और H+ आयन, ठीक है। फिर अपन गए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये यहाँ वाला भाग क्या था? H2O के लिए पारगम, ठीक है। और नीचे वाला भाग क्या कर रहा था? यूरिया कहाँ दे रहा था? यूरिया कहाँ दे रहा है? यूरिया निकाल रहा है, देखो ये कहाँ दे रहा है? मेडुला में। तो ये समझ में आएगा आपको, पीसीटी, लोकोफेनल, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्बेशन और स्त्रवण का जो डायग्राम है वो ये है, ठीक है। एक क्रियाविधि और रहती है काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है? वासा रेक्टा यूज होता है, वासा रेक्टा और हेनल लूप की क्रिया के द्वारा मूत्र को क्या किया जाता है? सांद्रित किया जाता है, ठीक है। अब है अपन ने किडनी पढ़ ली। अब किडनी के पढ़ने के बाद सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं? उसका इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर में, फिर उसके मैकेनिज्म, फिर अब कोई सिस्टम खराब हो जाए तो क्या होगा उसमें? रोग, डिजीज। तो भाई किडनी कोई अलग थोड़ी ही इनसे, किडनी से भी क्या हो जाएंगे? कौन से? उत्सर्जन तंत्र के रोग। तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो रोग है उनके बारे में थोड़ी डिटेल बता देते हैं आपको। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग, फर्स्ट डिजीज क्या है? यूरेमिया। क्या है? यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है? यूरेमिया में जब जो अपना जो किडनी है या रक्त नलिकाएं हैं उनमें यूरिया की मात्रा नॉर्मली 10 से 30 मिलीग्राम होती है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? यूरेमिया, ठीक है। इससे ज्यादा हो जाए तो यूरेमिया, और ये क्या करता है? रक्त नलिकाओं या किडनी को नुकसान पहुंचाता है। सेकंड रोग है गाउट। गाउट क्या होता है? एक आनुवांशिक रोग है। क्या है? एक आनुवांशिक रोग। इसमें क्या हो जाता है? जो अपने
हड्डियों के जॉइंट है, घुटने के जॉइंट, हाथ पैरों के जॉइंट, ऊपर क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड का जमाव हो जाएगा। यूरिक एसिड का जमाव हुआ तो क्या हो जाएगा, जो अपनी जो संधियां हैं वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे अचल हो जाएगी। मतलब जैसे अपन उनको थोड़ा सा मोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा अरे पेड़ टूट गए अपने। आपने देखा होगा, आपके जो बड़े बूढ़े हैं घर में, जो बुजुर्ग इंसान हैं, उनका थोड़ा सा हाथ या पैर मोड़ने पर क्या होता है, जॉइंट में अत्यधिक दर्द होता है। ठीक है, वो कौन सी बीमारी है, गाउट। किसके कारण है, यूरिक एसिड के जमाव के कारण। कहाँ पर जमा होता है, संधियों पर, यानी हाथ पैर इनकी संधियों पर। फिर है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे बचपन में मिट्टी खाते हैं, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, मिट्टी या उनके जो क्रिस्टल रहते हैं वो अपने शरीर में जमने लग जाते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट इनके क्रिस्टल होते हैं, वो क्या हो जाएगा, अपने शरीर में जमने लग जाएंगे। ठीक है, इससे किडनी में क्या हो जाता है, स्टोन बन जाते हैं। और यूरिन एक्सक्रीशन के टाइम क्या होगा, जो अपनी किडनी की नलिकाएं हैं उनमें अत्यधिक दर्द होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला डिजीज है ब्राइट डिजीज। ब्राइट डिजीज का ही अन्य नाम क्या है, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है कि नेफ्रॉन से संबंधित बीमारी है। तो इस बीमारी में जो अपने नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस होते हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो जाता है, इन्फेक्शन, संक्रमण। क्या हो जाएगा, इसके द्वारा संक्रमण। इससे क्या होता है, जो अपनी ग्लोमेरुलस में जो छिद्र पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, आकार में, जैसे छिद्र होंगे इसमें छिद्र ये आकार में बड़े हो जाते हैं। इससे क्या होगा, जो आरबीसी और प्रोटीन है वो भी कहाँ आ जाएंगे, निस्यंद में आ जाएंगे। ठीक है, निस्यंद में आएंगे। उसके अलावा अगर ब्राइट डिजीज या नेफ्राइटिस अत्यधिक समय तक बना रहे, मतलब इस रोग का अपन उपचार नहीं कराएं, तो अपने जो हाथ या पैर हैं इनमें क्या हो जाएगा, तरल जमा होने लग जाएगा और इससे क्या आ जाएगी, सूजन। इस सूजन को क्या बोलते हैं, एडिमा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है, तो पहला था यूरेमिया, फिर उसके बाद गाउट डिजीज, फिर है किडनी स्टोन, फिर है ब्राइट डिजीज या नेफ्राइटिस। फिर अगला रोग है पोलीयूरिया। पोली का मतलब अधिक, यूरिया मतलब यूरिन। तो पोलीयूरिया में क्या होता है, जब सामान्य मात्रा से ज्यादा यूरिन का उत्सर्जन हो तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बीमारी है डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सी बीमारी है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अल्प स्त्राव होगा। किसका होगा, एडीएच का अल्प स्त्राव होगा। अब एडीएच का अल्प स्त्राव होगा, उससे क्या होगा, एडीएच के अल्प स्त्राव से यूरिन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। यूरिन की सांद्रता क्या हो जाएगी, सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, मूत्र उत्सर्जित होता है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस में। फिर है जॉन्डिस यानी पीलिया। पीलिया में क्या होता है कि जो पित्तवर्ण थे उनका उत्सर्जन नहीं हो पाता। ठीक है, और यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, पीला। उस इंसान की आंखें कौन से कलर की हो जाती है, येलो कलर की। नाखून का रंग, त्वचा कैसी हो जाएगी, पित्तवर्ण के जमाव के कारण पीले कलर की। तो जॉइंटिस में क्या हो जाएगा, पित्तवर्णकों का जमाव। फिर उसके बाद एक और डिजीज है एल्केप्टोनूरिया। कौन सी है, एल्केप्टोनूरिया। एल्केप्टोनूरिया का अन्य नाम है ब्लैक यूरिन डिजीज। अब भाई क्यों बोलते हैं इसको ब्लैक यूरिन डिजीज,
ये पढ़ते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, एल्केप्टोन या होमोजेंटिक एसिड है उसका यूरिन में एकत्रीकरण हो जाता है। ठीक है, यूरिन में क्या हुआ, उसका एकत्रीकरण, मतलब वो यूरिन में आने लग जाएगा। अब इस यूरिन का जैसे ही बाहर उत्सर्जन होता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो यूरिन का कलर कौन सा हो जाएगा, कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लैक। कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लैक। इसलिए एल्केप्टोन्यूरिया को क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज। समझ में आ गया। तो कौन कौन सी बीमारी है, यूरेमिया, गाउट, किडनी स्टोन, ब्राइट डिजीज या नेफ्राइटिस, पोलियूरिया, डायबिटीज इंसिपिडस, जॉइंटिस, एल्केप्टोन्यूरिया। इसके अलावा भी थोड़ी और बीमारियां हैं, वो आप समझ ही जाओगे कौन कौन सी बीमारी है। उसके बाद अगर यूरेमिया, यूरेमिया मतलब किडनी में अत्यधिक यूरिया जमाव हो जाए, उसका उत्सर्जन नहीं हो, तो उसका उपचार क्या है, तो उसका उपचार है हीमोडायलिसिस। कौन सी प्रक्रिया है, हीमोडायलिसिस। किसके द्वारा किया जाएगा, हीमोडायलिसिस के द्वारा। ठीक है, हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है, किडनी में से रक्त निकाला जाएगा अशुद्ध, उसको हीमोडायलिसर अपवहनकारी इकाई में भेजा जाता है। अपवहनकारी इकाई में क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। तो सांद्रता प्रवणता के कारण नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या होगा, अपवहनी द्रव नाइट्रोजन अपशिष्ट किसमें चले जाएंगे, अपवहनकारी इकाई में, और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस शुद्ध रुधिर। उस शुद्ध रुधिर को वापस उस व्यक्ति में चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम किडनी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति है उसमें हीमोडायलिसिस भी नहीं हो रहा और उसकी किडनी ने यानी उसके वृक्क ने बिल्कुल कार्य करना बंद कर दिया, ठीक है, तो क्या करोगे, क्या करोगे भाई, तो उसके लिए कौन सी ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या करोगे भाई, उसमें नई किडनी ही फिट कर दो। अब नई किडनी किससे फिट करेंगे, कोई दुकान से थोड़ी लेके आएंगे, नई किडनी या फिर किसी अनजान व्यक्ति से थोड़ी लेंगे, नई किडनी किससे लेंगे, उसके निकट संबंधी से। निकट संबंधी से क्यों लेते हैं, ताकि ग्राही का मतलब जो बीमार व्यक्ति था उसका प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे या नष्ट नहीं करे। ठीक है, अगर अपन ने किसी अनजान व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से किडनी ट्रांसप्लांट कर दी तो क्या होगा, हमारा जो रोगी था उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, उसे नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाएगा, निकट संबंधी की किडनी के द्वारा। इसके साथ अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन जिसमें हुआ है उसको जीवन भर क्या लेने पड़ेंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब प्रतिरक्षा निरोधक। ठीक है, वो दवाइयां लेनी पड़ेगी। तो ठीक है, आपको चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। अब इस पार्ट में से जो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, स्किन, लंग्स और लीवर। उसके बाद जो अवरोही भुजा है उसमें यूरिन क्या होता है, अल्प पराशरी या अति पराशरी। क्या होता है, अति पराशरी। ठीक है, आरोही भुजा में क्या होगा, अल्प पराशरी। ठीक है, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो जाएगा।